गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम समझने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल। राइट। इस चैप्टर को समझने में बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक को लेके। स्पेशली जो नर्व कंडक्शन वाला पार्ट है उसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम बस बहुत ही इजी स्टेप में इसको समझने वाले हैं कि कैसे ये होता है और इम्पल्स होता क्या चीज है। राइट। आज हम समझने वाले कौन सा टॉपिक हमने बोला? आज हम समझने वाले हैं नर्व impulse generation and conduction। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक दो तीन वर्ड्स हैं। पहले वर्ड्स को समझते हैं। बिना वर्ड्स का मतलब जाने हम लोग चैप्टर को नहीं समझ सकते। प्रोसेस कैसे होता है हम लोग नहीं समझेंगे। ठीक है। पहले जो हमारा नाम है नर्व, ये नर्व है हमारा पूरे बॉडी का मेन, यू कैन से कंट्रोलिंग लिंक। जो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को ये करता है, कंट्रोल करता है। हमारा जो आईज हम कुछ देख रहे हैं वो हमारा बॉडी को जो सेंड से करता है। ये सब चीजें हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन के थ्रू कर। राइट। ब्रेन हमको कंट्रोल करता है, ब्रेन हमको मैसेज सेंड करता है कि तुम ये काम करो। जो हम आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, जैसे मुझे कुछ लिखना है, मैं सोच रहा हूँ ब्रेन में, लेकिन लिख कौन रहा है? हाथ। तो ये जो कंडक्शन है, ये जो मेन दोनों के बीच में कनेक्शन है, ये कनेक्शन कैसे बैठता है? नर्व के थ्रू। ये नर्व बनता कैसे सर? कैसे दिखता है नर्व? ये नर्व बनता है कुछ प्रॉपर सेल्स के थ्रू, जैसे इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। सो हमको पहले क्या समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन्स दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले न्यूरॉन्स दिखते कैसे हैं। सिंपल अगर स्ट्रक्चर समझाएं हम, न्यूरॉन्स मेनली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। ये न्यूरॉन्स मेनली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा, जो मेनली कोई भी सिग्नल को रिसीव करता है, या रिसीविंग एंड, जिसको बोलते हैं हम डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? डेंड्रॉन्स। राइट। दूसरा पार्ट जो है हमारा मेन बॉडी पार्ट या सेल बॉडी। क्लियर? और लास्ट पार्ट जो हमारा है वो है हमारा इलोंगेटेड पार्ट, जो मेनली ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, कंडक्शन में हेल्प करता है। इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। तो हम लोगों को समझ में आया कि न्यूरॉन होता क्या चीज है, नर्व होता क्या चीज है। अब ये जो नर्व इंपल्स हम बोल रहे हैं, ये होता कैसा है, कि कैसे ट्रांसमिट होता है? पहले सोचो कि ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन में एक नर्व है, वो चेन बाय चेन, जैसे हम लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा कनेक्ट होता जाता है। सेम है हमारा न्यूरॉन, एक के बाद एक के बाद एक न्यूरॉन जुड़ता जाता है। कैसे जुड़ता है वो? जो पहला वाला न्यूरॉन है उसके एक्सॉन के साथ दूसरा वाला डेंड्रॉन। क्लियर? ये कनेक्शन मेंटेन होता है, और इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक कनेक्शन होता जाता है। क्लियर? ये होता है हमारा मेन बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये समझ गए हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर होता कैसे है। ये हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब समझते हैं कि ये जो हम लोग कंडक्शन या इंपल्स बोल रहे हैं, इंपल्स होता क्या चीज है। ये लोग जो हमने बोला ना अभी कि जो हमारा डेंड्रॉन है वो किसको देता है इंपल्स? वो अल्टीमेटली हमारे एक्सॉन को देता है इंपल्स। राइट। ये एक्सॉन जाके अल्टीमेटली दूसरे डेंड्रॉन को ट्रांसफर करता है। सो एक्चुअली ये जो इंपल्स ये कैरी कौन कर रहा है? मेनली कैरी कौन कर रहा है? ये एक्सॉन। ये एक्सॉन मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स के लिए। ये जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है एक के बाद एक के बाद, ये ट्रांसमिट कौन कर रहा है? मेनली एक्सॉन ट्रांसमिट कर रहा है। राइट। तो हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांसमिट कैसे होता है। अब ये पहले हम समझेंगे कि ये नर्व इंपल्स होता क्या है। इफ अगर हम इस एक्सॉन को थोड़ा अच्छे से देखें, एक्सॉन के सेलुलर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग? कोई भी सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। वैसे एक्सॉन के मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम लोग एक्सॉन मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे एक्सॉन मेम्ब्रेन।
ये एक्सोन मेम्ब्रेन सर, ये तो नॉर्मल सेल की तरह ही है, मतलब इसमें भी मेम्ब्रेन होगा, लिपिड लेयर होगा, या जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में वही स्ट्रक्चर्स होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो सेलुलर एक्सोन मेम्ब्रेन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टर ये है कि ये एक्साइटेबल सेल है। ये एक एक्साइटेबल सेल है। एक्साइटेबल सेल मतलब इसको हम कुछ भी इंपल्स देके उसको काम करा सकते हैं। जैसे तुमको कुछ काम कराना है तो मैं तुमको क्या करूंगा, पहले मोटिवेट करूंगा कि बच्चों बच्चों पढ़ लो तो नीट एग्जाम क्रैक कर पाओगे, है ना। वैसे सेम तरीके से इसको हम एक्साइट कर सकते हैं किसी इंपल्स या स्टिमुलस के थ्रू। स्टिमुलस मतलब हम लोग पढ़े थे चैप्टर 11 में, क्लास 11 में पढ़े थे, सोचो कि पहला कैरेक्टर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, मतलब बाहर से कुछ आउटपुट इनपुट आएगा तब बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, राइट, दैट इज स्टिमुली। तो स्टिमुली जब आता है ये एक्सोन तब एक्टिवेट होता है, राइट। अदरवाइज नॉर्मल शांत रहता है, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं रूम में, जब हमको कुछ काम करना है तब हम लोग एक्टिवेट होते हैं, सेम काम करता है ये एक्सोन। तो इसके बाहर जब रेस्ट करता है ये, तो ये नॉर्मली नॉर्मल रहता है और उसको एक्साइट कर सकते हैं हम। दूसरा है इट हैज द पासओवर इसके पास एक एबिलिटी होता है कि ये जो इंपल्स इससे पहले क्रिएट हो, जैसे ये वाला एंड जो किससे जुड़ा हुआ है, सोचो ये डेंड्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है और ये सेल बॉडी है, राइट। तो यहां से जो इंपल्स इसको मिला वो एक के बाद वो ट्रांसफर कर सकता है, राइट, मतलब उसको जाने दे सकता है वन बाय वन। जैसे हमारे मैंने स्विच दबाया, ये वाला यहाँ पे स्विच बोर्ड होगा, स्विच दबाया मैंने, तो वो स्विच के थ्रू करंट जगह आता है, फैन तक करंट जाता है, वैसे ही एक के बाद वो करंट ट्रांसफर कर सकता है अपना। अब देखते हैं कि इसके पास होता क्या क्या स्पेशल फीचर्स। इसके पास कुछ प्रॉपर गेट्स होते हैं। जैसे हम जब कहीं घूमने आते हैं वाटर पार्क या कहीं पे, वहां पे बाउंसर्स होते हैं, वो कहीं पे अलाउ करते हैं किसी को अलाउ नहीं करते। वैसे भी हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है, ये एक्सोन मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल है। हम लोग पता है ये सेल स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर। वैसे ही यहाँ पर भी ये सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है। किसके लिए सेमी परमिएबल, किसके लिए परमिएबल, किसके लिए इम्परमिएबल, अब वो डिपेंड करता है। इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गेट्स। अब गेट्स मेनली आयोनिक गेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मेनली हमारा जो ये चैप्टर है मेनली आयंस के बारे में, आयंस इंटरचेंज, आयन एक्सचेंज के बारे में हमारा ये चैप्टर है मेनली। तो कौन सा गेट्स होते हैं हमारे पास, पहला होता है लीकेज गेट्स। ये होता है बिना एनर्जी फ्री का पास। जैसे हम लोगों को कहीं पे होता है ना कि कहीं पे घर के बाउंड्री के एक टूटा हुआ दीवार है कहीं पे, तो उसके थ्रू निकल जाए जल्दी से, तो होता है लीकेज वाला पास। तो ये लीकेज वाला गेट है जिसपे थ्रू पास करने में किसी को कोई एनर्जी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा चीज होता है हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल्स। मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज उसको मिलेगा तभी काम करे। जैसे हमारे कभी कभी होता है ना कि घर पे लो वोल्टेज चल रहा है, पंखा चल नहीं रहा है, मतलब उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है उसको, राइट, इट इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और प्रॉपर अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इज रनिंग, राइट। तो सेम होता है हमारा ये वोल्टेज गाइडेड चैनल, जब तक उसको प्रॉपर एनर्जी या प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा, सिंपल चीज है, राइट। तीसरा होता है हमारा लिगेंड बेस्ड चैनल्स। कोई को होता है कि हम तुमको तभी आने देंगे जब तुम अपना आधार कार्ड मुझे दिखाओगे, मतलब आधार कार्ड हमारा वहां पे आईडी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड दिखाएंगे तभी हमको आने देगा, या तो फिंगरप्रिंट अपना लाओ फिंगरप्रिंट मैच करेगा तभी जाने देंगे। तो लिगेंड वही टाइप का है, जब तक लिगेंड रिसेप्टर से अटैच नहीं होगा तब तक वो आयन पास नहीं होगा, सिंपल चीज है, ये वो टाइप का पास टाइप का चीज है, क्लियर हो गया। और लास्ट एक टाइप होता है उसका, इसको बोलते हैं
मैकेनिकल चैनल्स। मैकेनिकल चैनल्स मतलब जो चैनल पे हमको काम करना पड़ेगा, सीधी बात। कोई पास नहीं है, कोई अपना रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है, हमको सिर्फ काम करना है, मतलब एनर्जी चाहिए इस पे, राइट। जब हम इसको एनर्जी देंगे तब काम करेगा, सिंपल चीज है, राइट। तो ये हमारे 4 टाइप का चैनल्स होता है मेन, बाकी बहुत सारा तो पास तो होता ही है, लेकिन आयन पासेज के लिए मेनली ये 4 चैनल्स होते हैं। सर हम लोग चैनल्स क्यों पढ़ रहे हैं ये, अब हम समझेंगे कि ये चैनल्स, ये स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी क्यों है। हम जो बोल रहे हैं पहले कि ये क्या क्या पास ओवर हो रहा है हमारे पास, इंपल्स पास ओवर हो रहा है। इंपल्स होता क्या है सर, जब भी एक सेल मेम्ब्रेन के, जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के आउटर पास पार्ट में क्या होता है, ईसीएफ या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, राइट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज प्रेजेंट, राइट। और सेल के अंदर क्या होता है, आईसीएफ या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये दोनों टाइप्स का फ्लूइड होता है हमारे पास। तो इस फ्लूइड्स के अंदर हमको पता है कि हमारे जो साइटोप्लाज्म है, एक्सोन के पास क्या होता है, एक्सोन के पास एक्सोप्लाज्म होता है, राइट। एक्सोन के पास क्या रहता है, एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारे आयन्स रहते हैं। इसके पास क्या रहता है, बहुत सारे आयन्स रहते हैं। अब यहां पे आयन्स रहेंगे, इस फ्लूइड में भी कुछ ना कुछ आयन्स रहेंगे, राइट। ये आयन्स के बीच में अब डिफरेंस होता है। कुछ आयन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ आयन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। अब ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है चार्ज का, ये क्रिएट करता है एक इंपल्स, राइट। कंडक्ट होता है, एक के बाद एक के बाद पार्ट वो कंडक्ट होता है। यहाँ पे चार्ज पहले पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, वो चार्ज मेनली चार्ज जो डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस एक के बाद कंडक्ट होने होता है, ठीक है। ये जो कंडक्ट होता है चार्ज, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन ऑफ नॉन इंपल्स। क्लियर, ये समझ में आए क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, राइट। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ द बेसिक्स आर देयर, यू अंडरस्टूड नाउ प्रॉपर्ली। Now we'll get to the original process, how this transmission of this thing happens, right? Now let's get into the topic properly. Now we'll understand this topic in 4 simple steps. First step is polarization. Second step is depolarization. Third step is repolarization. And fourth step is hyperpolarization. ये 4 सिंपल स्टेप्स के थ्रू हम लोग पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझेंगे। पहला स्टेप है पोलराइजेशन हमारा। जैसे हम लोग अगर जो हमने गेट्स पढ़ा और आयंस के प्रेजेंस पढ़ा, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जैसे हमारे पास ये सेल है, तो यहां पे क्या है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर बहुत सारा पॉजिटिव आयंस रहता है, इसलिए बाहर टोटल चार्ज इज पॉजिटिव। इफ ऑल द चार्जेस आउटसाइड मैक्सिममली, जैसे मेरे पास ज्यादा कैटायंस है या पॉजिटिव चार्ज मेरे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज कम है, मेरे पास भी नेगेटिव चार्ज आयंस है, लेकिन वो मात्रा में कम है, वो काउंटिंग में बहुत सारा कम है, तो ऑल ओवर चार्ज जो हो जाएगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, वही बाहर है, राइट। अंदर क्या होता है, अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए ओवरऑल चार्ज भी नेगेटिव हो जाता है। ये नहीं कि अंदर पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं, होता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम होता है, राइट।
पॉजिटिव 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 रहता है पूरा हमारा सेल। ये है नॉर्मल कंडीशन या रेस्टिंग कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल कंडीशन। ये पोलराइजेशन कब होता है? जब ये एक्सॉन रेस्ट कर रहा है, जब मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुलस इसके पास नहीं है अभी भी। इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग कंडीशन में इस मेम्ब्रेन में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये क्या डिफरेंस है एक्चुअली और क्यों डिफरेंस है? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि दो टाइप्स के आयन होते हैं, बाहर पॉजिटिव ज्यादा और अंदर नेगेटिव ज्यादा। ये क्या क्या है एक्चुअली? बाहर जो आयन्स हैं वो मेनली ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयन्स हैं और अंदर होते हैं कुछ बहुत ही कम पोटेशियम, ज्यादा से ज्यादा फॉस्फेट और कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये तीन चीज अंदर रहते हैं। तो बोलो किसी के पास अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, कम पॉजिटिव हो, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर ज्यादा बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो और कम, बहुत ही कम संख्या में नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, राइट? मतलब ये होता है हमारा कंडीशन जब हमारा सेल नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो यह इस कंडीशन में अंदर का चार्ज क्या रहता है? -70 MV। क्लियर? ये होता है अंदर का चार्ज टोटल। ये हमारा -70 MV मतलब मिली वोल्ट हमारा अंदर का चार्ज है, राइट? जो है नेगेटिव में, क्योंकि बहुत सारा फॉस्फेट, बहुत सारा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है हमारे अंदर, इन सेल के अंदर, तब इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या बन जाता है? नेगेटिव। ये है हमारा रेस्टिंग कंडीशन। अब रेस्टिंग कंडीशन में ये नहीं है कि सब कुछ बंद है। मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले स्लाइड में कि कुछ लीकी चैनल्स हैं, कुछ अदर लाइगेंड वाले चैनल्स हैं, कुछ गेट्स हैं, वो गेट है, ये गेट है, वो गेट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है इसमें, बट फिर भी क्यों ये मेंटेन्ड है? इसका रीजन है कुछ। पहले रीजन है ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज more permeable to potassium ions than sodium। तो इसमें दिक्कत क्या है सर? पोटेशियम को जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। दिक्कत यह है कि अगर ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयंस परमिएबल होगा तो ये बाहर चल जाएंगे, तो अंदर क्या बन जाएगा? और नेगेटिव बन जाएगा। थोड़ा बहुत इसके पास पॉजिटिव है पोटेशियम वाला, लेकिन वो भी अगर बाहर चल जाएगा तो पूरा ही नेगेटिव बन जाएगा, फिर और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। पहला ये रीजन है, इसके थ्रू मेंटेन होता है क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है। दूसरा होता है हमारे पास कुछ सिलेक्टिवली जो हमारा ATPase बेस्ड चैनल्स। इसके थ्रू क्या होता है सर? एटीपीएस के थ्रू मतलब हम लोग एनर्जी को यूज करके, जैसे सोचो कि कुछ ना कुछ गलती से सोडियम अंदर ज्यादा आ गया, तो उसको करेक्शन करने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे? एटीपीएस बैठा है। बोला कि नहीं, हम तुमको आनंद ज्यादा नहीं देंगे। क्यों आने नहीं देंगे? क्योंकि मेरा काम क्या है? हम तुमको ज्यादा बाहर भेजेंगे। ये क्या करेगा? सोडियम को बाहर ज्यादा भेजेगा। कितना बाहर भेजेगा? 3। और पोटेशियम को कितना अंदर लाएगा? 2। अगर 3 बाहर जा रहा है पॉजिटिव और 2 बाहर आ रहा है, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? बाहर ही पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ज्यादा। तो इसी वजह से हमारा जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन का, ये नॉर्मली बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव ऑलवेज मेंटेन रहता है, जब तक उसको कोई बाहर से कोई धक्का या कोई मारपीट ना करे उसको, राइट? ये हो गया हमारा रेस्टिंग कंडीशन। अब हम जाएंगे सेकंड कंडीशन जो है तो डिपोलराइजेशन। उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं, अभी मैंने मेंशन किया कि कोई जब तक धक्का ना दे या मारपीट ना करे। तुमको तुम्हारा दोस्त जब क्लास में बैठे हो थोड़ा सा हल्का नाकाजाकी करे या कोई हल्का सा कोई टच कर दे, तो तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे, अरे क्या कर रहे हो तुम बेटा, ऐसा बोलोगे। लेकिन जब वो सर पानी के ऊपर चला जाएगा, पानी सर के ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? फिर तुम्हारा पेशेंस नहीं बैठेगा और, राइट? तुम क्या करोगे? उसको मारने लगोगे फिर से।
मतलब एक लिमिट तक तुम सह सकते हो, जिस लिमिट तक ये सेल सह सकता है उसके पहले काम नहीं करेगा, उसके पहले एक्टिवेट नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड। तो क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड का वैल्यू कितना होता है? -55 मिलीवोल्ट। ये होता है हमारा थ्रेशोल्ड। मतलब इतना एनर्जी जब तक उसको बाहर से नहीं मिलेगा, जब तक ये वाला पोटेंशियल सेल के अंदर नहीं आएगा, ये वाला वोल्टेज, तब तक वो काम नहीं करेगा। क्या काम नहीं करेगा? हमने पढ़ा था कि इसके अंदर थोड़ा बहुत एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स होता है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। क्लियर? अब सोचो कि इसके पास ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहले था कितना? 70 मिली एमबी था। अब 70 मिली एमबी से मिली वोल्ट से हो गया वो कितना? -55। मतलब कुछ चेंज हुआ है इसमें। ये जब तक चेंज नहीं होगा ये काम करना शुरू नहीं करेगा। कौन सा शुरू नहीं करेगा? ये वोल्टेज गेटेड चैनल जब तक ओपन नहीं होगा। अब वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया किसके लिए? जैसे ये ओपन हुआ मेनली सोडियम के लिए ज्यादा ओपन होता है। ये वोल्टेज गेटेड चैनल किसके लिए ज्यादा ओपन होता है? सोडियम के लिए। मतलब सोडियम क्या करेगा? अब झट झट से अंदर आना शुरू करेगा। ये सोडियम अंदर आना शुरू करेगा तो क्या करेगा? अंदर कौन सा चार्ज बनेगा? अंदर बन जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, और बाहर क्या रह जाएगा? जो नेगेटिव पड़ा हुआ था बाहर वही पड़ा रहेगा। मतलब बाहर ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अंडरस्टैंड? समझ में आया चीज कि what you have understood now, that whenever these voltage gated channels will be opened, when it will be opened? It will be opened whenever this -70 volt will decrease. I mean the voltage or charge inside will increase to -55. Whenever this will happen, this voltage change will occur at the opening of the voltage gated channels for sodium. तो ये सोडियम क्या करेंगे? अंदर आएंगे बहुत ज्यादा, तो ये बन जाएगा, ये चार्ज बन जाएगा +30 मिलीवोल्ट। तो पहले जो था चार्ज बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब वो रिवर्स हो गया है। मतलब अब क्या हो चुका है? ये सेल डीपोलराइज हो चुका है। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। मैं सबको राइट। अब डीपोलराइजेशन हो गया तो सर दिक्कत क्या है हमको? दिक्कत यह है कि सेल के अंदर कभी भी पॉजिटिव चार्ज वो सहन नहीं करेगा अपना। तो सेल क्या शुरू करेगा? सेल तुरंत अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेगा जिसको बोलते हैं हम मतलब जो पहले था वैसे कर दो अपने को, राइट? रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा सर? ये रीपोलराइजेशन शुरू होता है तब जब हमारा सिलेक्टिव चैनल्स फॉर सोडियम और पोटेशियम, जो अलग अलग पढ़े थे हम कि कुछ चैनल्स होते हैं जो सोडियम को बाहर भेजता है, कुछ चैनल्स होता है जो पोटेशियम को बाहर भेजता है, वो चैनल्स ओपन हो जाएंगे अब किसके लिए? अब चैनल्स विल ओपन फॉर, नाउ पोटेशियम विल बी मोर परमिएबल, द सेल विल बी मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम, राइट? ये सेल किसके लिए परमिएबल हो जाए ज्यादा? पोटेशियम के लिए। मतलब पोटेशियम तुरंत 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 बाहर भागेगा कि नहीं भागेगा? लेकिन अभी भी अंदर क्या है? सोडियम बैठा हुआ है। मतलब बाहर प्लस चार्ज तो आ जाएगा लेकिन ये सोडियम अंदर नहीं रह सकता, ये अंदर नहीं रह सकता। लेकिन ये जब तक अंदर है ये बाहर मूव होता जाएगा सोडियम पोटेशियम। इसको बोलते हैं हम रीपोलराइजेशन, जिसमें फिर से वही चीज हमको वापस आना पड़ता है जैसे जो पहले था। पहले पॉजिटिव नेगेटिव था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, वही चीज वही सिचुएशन वापस लौट के आ रहा है, राइट? द सेम सिचुएशन वी आर क्रिएटिंग अगेन, वी आर रीडूइंग द सेम polarization that have been happening in the first case. Means we are repolarizing, means we are recreating the polarization of the same charge on the membrane. But this condition is there that whenever these things the cell become more permeable, the problem is there also. What is the problem, sir? The problem is there that more and excess amount sometimes
excess amount of potassium go outside. What happens? Excess amount of potassium go outside. तो क्या होता है फिर इसके लिए? बाहर पॉजिटिव बहुत बार बढ़ जाता है, बहुत बाहर चला जाता है, तो अंदर नेगेटिव भी बहुत बढ़ जाएगा, मतलब अंदर वाला चार्ज क्या हो जाता है 90, इट गोज टू 90 माइनस 90 MV। तो ये क्या हो रहा है? हाइपर हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब हाइपर। तो इसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फिर हाइपर पोलराइजेशन। हियर इस तरीके से अब हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो गया, मतलब बाहर बहुत सारा पोटेशियम चला गया, अंदर बहुत सारा सोडियम चला गया। अब ये कंडीशन हमारे पास है अभी भी, तो हम इसको रह सकते हैं क्या? तुम्हारे पास चॉकलेट था 5 स्टार, मेरे पास चॉकलेट था किटकैट। मैंने तुमको क्या किया कि बहुत सारा एल्पेनलिबे दे दिया, छोटा वाला चॉकलेट बहुत सारा दे दिया। तुम्हारे पास चॉकलेट तो बहुत सारा हो गया, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे पसंद का नहीं है वो, तुमको अपना पसंद का चाहिए चीज। मतलब सेल के पास भी वही सिचुएशन है, उसको पोटेशियम देके हम लोग पॉजिटिव चार्ज तो बना दिया, इसको भी नेगेटिव चार्ज बना दिया हम लोगों ने। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके पास अपना सामान नहीं है। इसका अपना सामान कौन सा है? सोडियम। इसका अपना सामान वापस चाहिए, इसके लिए चालू होते हैं फिर वही पुराना वाला चीज जो हम लोग पोलराइजेशन में पढ़े थे। कौन सा? 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। यही सेम प्रोसेस फिर चालू होगा, 2 पोटेशियम अंदर जाएगा, 3 सोडियम बाहर फेंकेगा वो। मतलब फिर से वही बाहर पॉजिटिव सोडियम एंड अंदर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, यही मेंटेन होगा, राइट। अब उसके बाद अपना सामान भी वापस चला गया। लेकिन सर ये तो एक सेल के एक जगह पे हो गया, ये कंडक्ट कैसे करता है? इसको भेजता कैसे एक के बाद एक? ये तो आपने पढ़ा है कि सर ये पोर्शन में सेल का, ये पोर्शन में ये ट्रांसमिट हो गया, ये चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये ट्रांसमिट या कंडक्ट कैसे करता है उसको एक के बाद एक? ये जाता कैसे है? ये जाता है, अब पढ़ेंगे हम लोग ये कंडक्ट कैसे होता है। हम लोगों ने सीख लिया ये कि जी इंपल्स क्रिएट कैसे होता है, इंपल्स मेंटेन कैसे होता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे इसके कंडक्शन के बारे में। सोचो हमारे पास ABC 3 साइड्स है, एक ही सेल है लेकिन 3 जगह है सेल का, लगातार तीनों है। तो पहले कंडीशन में क्या था? प्लस 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 प्लस, सब प्लस था, अंदर नेगेटिव 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 था, सबके पास सेम कंडीशन था। ये सुनो, हाँ सबके पास सेम कंडीशन था। जब इंपल्स आया तो क्या हुआ? ये किस में चेंज हो गया था? जब इंपल्स आया इसके पास तो किस में चेंज हो गया? ये नेगेटिव में चेंज हो गया और ये में पॉजिटिव में चेंज हो गया था। हम लोग पढ़े थे ये चीज पहले ही, ये पॉजिटिव हो गया था, मतलब डिपोलराइजेशन हुआ था इसका। जब डिपोलराइजेशन हुआ था, अब बताओ कि पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट द नेगेटिव और नॉट, और नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट द पॉजिटिव और नॉट, होता है कि नहीं होता हमारे पास? ऐसे तुम्हारा कोई दोस्त है जो बहुत ही बदमाशी कर रहा है, तुम उसके पास कभी ना कभी तो जाओगे ना, तुम अच्छा लड़का हो, तुम उसके पास जाओगे कभी ना कभी। इसके पास भी सेम कैटेगरी है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब कोई बैरियर तो है नहीं इसके बीच में, सेम सेल है, सेम मेम्ब्रेन है, तो ये कहता है कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके पास भागता है। अब ये सोडियम कुछ कुछ यहाँ भागेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली इसका नेगेटिव चार्ज का घटेगा कि नहीं घटेगा? तो यहाँ पे भी क्या क्रिएट होगा? वही थ्रेशोल्ड जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, याद है? ये -70 था पहले अंदर, ये कौन सा किस में वापस आ जाएगा? ये -55 में वापस आ जाएगा, समझ गए? ये जब -50 में वापस आएगा तो फिर से क्या चालू होगा? इसका फिर से गेट ओपन होगा, गेट ओपन होगा मतलब सोडियम अंदर आएगा, फिर से वही प्रोसेस चालू। ये भी क्या हो जाएगा? डिपोलराइज, ये भी डिपोलराइज था, ये डिपोलराइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला डिपोलराइज होगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन या कैटायंस आयंस इंटरचेंज होता रहेगा ये, तो ये क्या होगा? एक के बाद सेल में ट्रांसफर होता है। जैसे पहले केस में क्या था? पहले केस में ए वाला सिचुएशन डिपोलराइज होगा, दूसरे केस में बी वाला एरिया डिपोलराइज होगा, तीसरे केस में ये वाला एरिया डिपोलराइज होगा। मतलब इवेंट्स क्या होंगे? पहले
पहले ए डिपोलराइज, बी और सी नॉर्मल या पोलराइज कंडीशन में रहेगा। देन क्या होगा, ए हो जाएगा रिपोलराइज, बी हो जाएगा डिपोलराइज, सी रहेगा अपना पोलराइज कंडीशन में। फिर क्या होगा, ए हो जाएगा हाइपर पोलराइज्ड, बी हो जाएगा रिपोलराइज, सी हो जाएगा डिपोलराइज। ऐसे करके साइड बाय साइड कंडीशन क्या रहता है उसका, कैसे ट्रांसफर होता है वो, एक एक इवेंट वाइज ट्रांसफर होता है। इवेंट का सिंक्रोनाइजेशन क्या रहता है उसमें, पहले पोलराइज, फिर डीपोलराइज, फिर रिपोलराइज, फिर हाइपर पोलराइज। जब साइड ए पोलराइज होगा, साइड बी जब डिपोलराइज होगा, साइड बी रहेगा और साइड सी यहां पर रहेगा। एक के बाद एक जब मूव करता रहेगा, इस साइड मूवमेंट होगा, ए हो जाएगा रिपोलराइज तो बी हो जाएगा डिपोलराइज, सी पोलराइज। ए जब हाइपर पे, बी रिपोलराइज पे, सी तक हो जाएगा डिपोलराइज। इस कंडीशन में एक के बाद हमारा ये कंडक्ट होता रहेगा। चलो बच्चों, आज यहीं पर रखते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि ये उम्मीद है कि पूरा चैप्टर तुमको समझ में, ये टॉपिक एटलीस्ट समझ में आया होगा कि कैसे इंपल्स क्रिएट होता है, कैसे इंपल्स ट्रांसफर होता है वन बाय साइड, कौन से चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा आयन किधर से किधर मूव करता है। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा ये इंपल्स साइनेप्स तक पहुंचा, ये साइनेप्स के बाद दूसरे न्यूरॉन में कैसे मूव करेगा। क्लियर? थैंक यू एवरीवन।